त्रासदी सिद्धांत। आज हम अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत के संबंध में दिए गए विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु ने नाटक के दो भेद माने हैं, त्रासदी और कामेदी। उसमें त्रासदी का लक्ष्य है त्रास और करुण भावों की उद्बुद्धि तथा कामेदी का लक्ष्य है हर्ष अथवा हास्य का उद्बोधन। त्रासदी की परिभाषा देते हुए वे आगे लिखते हैं कि त्रासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूप से प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है, जो समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप में होती है और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। मतलब जब नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं तब मूलतः यह त्रासदी की परिभाषा न होकर साहित्य जो है उसका ही वर्णन है। मतलब त्रासदी साहित्य का ही वर्णन है, पर इसमें त्रासदी के अंगों का निरूपण अवश्य हो गया है और इस प्रकार गंभीर कार्य व्यापारों और गंभीर चरित्रों का विवेचन ही अरस्तु की त्रासदी तथा गंभीर नाटक का सार है। गंभीर कार्य व्यापार से अरस्तु का तात्पर्य उस कार्य व्यापार से है जो त्रासदी के प्रेक्षकों अथवा पाठकों को मतलब व्याकुल कर दे, उद्वेलित कर दे। उसमें इतना दर्द और दुख भरी कहानी हो जो प्रेक्षकों और पाठकों के मन में करुणा और त्रास का उद्रेक कर दे। मनुष्य के सभी क्रियाकलाप, विचारों तथा भावनाओं को अरस्तु ने इस गंभीर कार्य व्यापार के अंतर्गत माना है, जिसका त्रासदी में अनुकरण होता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है, अरस्तु के अनुसार हम देखें मुख्य बिंदु त्रासदी के विषय में तो यह है कि त्रासदी किसी कार्य की अनुकृति है, व्यक्ति की अनुकृति नहीं। ये कार्य गंभीर एवं स्वतः पूर्ण होता है। इसमें आधारभूत कथा का निश्चित आयाम होता है। त्रासदी में कार्य का वर्णन नहीं होता, अपितु प्रदर्शन होता है और जीवन के गंभीर पक्ष का चित्रण किया जाता है। त्रासदी की शैली अलंकृत होती है। त्रास तथा करुणा की उद्बुद्धि और फिर इसका विरेचन ही त्रासदी का प्रमुख उद्देश्य है। त्रासदी के उन्होंने 6 अंग माने हैं: कथानक, चरित्र चित्रण, पद रचना, विचार तत्व, संगीत, दृश्य विधान आदि, जिसमें कथानक, चरित्र चित्रण और विचार तत्व अनुकरण के विषय हैं और दृश्य विधान अनुकरण की विधि है तथा पद रचना तथा गीत संगीत अनुकरण के माध्यम हैं, जिनके आधार पर त्रासदी प्रस्तुत की जाती है। त्रासदी में जो कथानक के विषय में बात करते हुए वे कहते हैं कि त्रासदी अनुकृति है व्यक्ति की नहीं तथा कार्य तथा जीवन की। तो ये त्रासदी का एक महत्वपूर्ण अंग है, अपितु उसकी आत्मा है। जीवन कार्य व्यापार का ही नाम है, अतः जीवन की अनुकृति में कार्य व्यापार ही प्रमुख है। और आगे आप देखिए कि चरित्र चित्रण के विषय में उन्होंने बात करते हुए कहा है कि चरित्र चित्रण के बिना त्रासदी हो सकती है, लेकिन बिना कथा वस्तु के नहीं। इस बात को व्याख्यायित करते हुए डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त कहते हैं कि अरस्तु का यह अभिप्राय नहीं है कि त्रासदी पात्रों के बिना संभव है। उनका अभिप्राय केवल इतना है कि त्रासदी ऐसे पात्रों के बिना भी संभव है जो केवल अपना नैतिक स्वभाव प्रदर्शित करते हैं, अर्थात त्रासदी में ऐसे पात्रों का कोई महत्व नहीं देते जो कार्य द्वारा अपनी चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन नहीं करते या कार्य करते भी हैं तो अपने कार्य करने का कारण नहीं बताते। उनकी दृष्टि में पात्रों का तब तक कोई महत्व नहीं जब तक उनकी परिस्थितियों और तथ्यों को प्रकट न किया जाए। मतलब अरस्तु का कि ये व्याख्या करते हैं कि चरित्र के संबंध में, चरित्र चित्रण के संबंध में उनका ये विचार था। कथानक के आधार उन्होंने 3 माने हैं: दंत कथा मूलक, कल्पना मूलक और इतिहास मूलक। और अरस्तु दंत कथाओं को ही प्रधानतः त्रासदी का मुख्य आधार मानते हैं। कथा वस्तु के प्रमुख गुण उन्होंने माने हैं एकान्विति, पूर्णता, संभाव्यता, कौतूहल, साधारणीकरण, सहज विकास। तो एकान्विति के से उनका ये तात्पर्य था कि अरस्तु के अनुसार त्रासदी के कथानक की धुरी में ऐसा कार्य व्यापार होना चाहिए जिसके विभिन्न अंग परस्पर एक दूसरे से संबंधित हो, उनका मूल कार्य भी संबंधित हो, उसका कोई भी अनावश्यक और निरर्थक प्रसंग उसमें ना हो,
जिसमें इतनी सुसंबद्धता हो कि एक अंग के हटाने से सर्वांग उनका छिन्न भिन्न ना हो जाए और कथानक का ढांचा चरमरा उठे। मतलब कथानक एक दूसरे से गुम्फित होना जरूरी है। मतलब जो भी उसकी कथानक की जो धुरी है, उसमें जो भी घटनाक्रम है, जो घटनाएं विचार होता है, वो एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। जो भी प्रसंग उसमें रखे जाएं, उसमें पूर्णता का होना जरूरी है। पूर्णता से उनका तात्पर्य यह था कि त्रासदी का आरंभ, मध्य, अंत मनमाना न हो, कलात्मक होना चाहिए। नाटक के विभिन्न अवयवों में अन्विति होनी चाहिए। उसके विभिन्न दृश्य, घटनाएं, स्थितियां, कार्य, कारण श्रृंखला से संबंध, मतलब श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। और उनमें जो है त्रासदी का कथानक अपने आप में समग्र और पूर्ण होना चाहिए और उसमें अनर्गल बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जुड़ी हुई घटनाएं, कार्य, व्यापार ही कथानक को सफल बनाते हैं। संभाव्यता के संबंध में वो कहते हैं कि कथानक में संभाव्यता जरूरी है और ये कथानक का अनिवार्य गुण है। असंभाव्य घटनाएं प्रेक्षक को ग्राह्य नहीं होती। इसमें अति मानवीयता व आकस्मिक तत्वों का समावेश भी नहीं होना चाहिए। मतलब कथानक में ऐसे प्रसंगों का सन्निवेश होना चाहिए जो संभाव्य या आवश्यकता के नियम के अधीन संभव हो। मतलब जो संभाव्य लगे देखने वाले को, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को। और कथानक का विकास भी सहज रूप से होना चाहिए। और उसमें कौतूहल के संबंध में भी बात करते हैं कि कौतूहल अंत तक बना रहना चाहिए, क्योंकि कौतूहल ही जो है वो उसमें रुचि पैदा करता है। और ये सफल कथानक की विशेषता है कि प्रेक्षक की कुतूहल वृत्ति का परितोष करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। कुछ घटनाएं अचानक हमारे समक्ष प्रस्तुत होनी चाहिए और ये आकस्मिकता ही कौतूहल का आधार होती है, क्योंकि घटनाओं की यांत्रिकता कथानक की रोचकता को समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है। इसलिए घटनाओं में आकस्मिकता का होना अपेक्षित है, क्योंकि प्रेक्षक की जिज्ञासा कुतूहल के द्वारा ही परितुष्ट हो सकती है। मतलब वो सोचे कि भाई आगे क्या होगा, कुतूहल बना रहना चाहिए। कथानक के उन्होंने 3 अंग माने हैं और जिसमें महान त्रुटि और स्थिति विपर्य, अभिज्ञान। त्रुटि के संबंध में उनका कहना था कि त्रासक प्रभाव के लिए अपूर्ण होना आवश्यक है, उसमें त्रुटियां और दोष आवश्यक है। यहाँ उनका तात्पर्य या संकेत उन भूलों से था जो नायक परिस्थितिवश या अज्ञानतावश कर बैठता है और गलतियां करके जब वो पश्चाताप करता है तो वही पाठक या प्रेक्षक के मन पे प्रभाव छोड़ता है और उनके मन में करुणा और सहानुभूति के भाव जागृत होते हैं, जो त्रासदी के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्थिति विपर्य का मतलब है कि ऐसा कुछ घटित हो जाना जो नायक की इच्छा या आशा के बिल्कुल विपरीत होता है। उनका आशय ऐसे प्रसंगों से था जिसमें सर्वथा अप्रत्याशित घटना जो घटित होती है तो कर्ता की इच्छा के विरुद्ध प्राय सामान्य स्थितियां उलट जाती हैं और किसी भी कथानक में नाटकीयता के लिए ये जरूरी होता है। अभिज्ञान का तात्पर्य जो अरस्तु ने प्रस्तुत किया वो है कि अज्ञान का ज्ञान में परिणत होना। अभिज्ञान में सत्य का उद्घाटन होता है, वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाता है। इसके अंतर्गत केवल पात्र या उसके व्यक्तित्व का ही उद्घाटन नहीं होता, वरन किसी रहस्य का या ऐसी परिस्थिति या वस्तु स्थिति का भी पता चलता है जिससे पहले पात्र गलत समझ बैठा था। बाद में उसे जब बोध होता है तो वो सब स्थितियां स्पष्ट हो जाती है, मतलब उसका जो अज्ञान है वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। और चरित्र चित्रण भी महत्वपूर्ण अंग है त्रासदी में और इसके अंतर्गत वो कहते हैं कि चरित्र चित्रण में संभाव्य एवं आदर्श और यथार्थ के कलात्मक समन्वय को वो अपेक्षित मानते हैं अरस्तु। त्रासदी के पात्रों का चरित्र चित्रण यथार्थ तो अवश्य होना चाहिए किंतु साधारण नहीं, मतलब उसमें इतना यथार्थ हो लेकिन इतना यथार्थ भी नहीं कि उसमें साधारण ही हो केवल,
उसमें अपना एक भव्य आकर्षण भी होना चाहिए, मतलब उसका आकर्षण, भव्यता बनी रहनी चाहिए। त्रासदी के जो नायक हैं उसके विषय में बात करते हुए वे कहते हैं कि जो उसके जो नायक हैं वो पूर्णतः निर्दोष ना हो, और क्योंकि उनका कहना था कि नायक पूर्णतः निर्दोष या नितांत सज्जन व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को पीड़ित देकर हमारी न्याय भावनाओं को भीतर आघात लगता है और हम उसके प्रति धैर्य और श्रद्धावान हो उठते हैं, और हमारे भीतर का जो करुणा और त्रास का भाव होता है वो लुप्त हो जाता है। इसलिए उसमें ये भाव ऐसा होना चाहिए कि वो पूर्णतः इसमें थोड़ा बहुत निर्दोष और का भाव और निर्दोषता भी होनी चाहिए, और सज्जनता पूर्ण, मतलब सामंजस्य होना चाहिए, और ऐसा लगे कि उसको कितना कष्ट है और वो प्रेक्षकों के समान हो। किसी दुष्ट पात्र के विपत्ति से संपत्ति में, मतलब विपत्ति से निकलने की जो स्थिति है उसका चित्रण भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे न तो करुणा और पैदा होती है, न त्रास की बुद्धि होती है। खल पात्रों को भी अरस्तु ने नायक होने के लिए अपात्र माना है, और उनके अनुसार त्रासदी का आदर्श नायक जो है ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सच्चरित्र, न्यायपरायण तो नहीं, फिर भी जो अपने दुर्गुणों या पाप के कारण नहीं, वरन किसी कमजोरी या भूल के कारण दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है। ऐसा नायक वह अत्यंत विख्यात और समृद्ध होना चाहिए, और त्रासदी का जो नायक होता है वो प्रभावशाली होना चाहिए ताकि वो जन सामान्य को प्रभावित कर सके, और जिसमें सहज मानव भावनाओं से जो युक्त हो, जिसके साथ प्रेक्षक का तादात्म्य हो सके। ये सामान्य प्रकृति का होना चाहिए, विशेष का नहीं, अर्थात उसके गुण तो वही होने चाहिए जो सामान्य मानव में है, परंतु मात्रा में वे अधिक या कम हो सकते हैं। ऐसा एक नायक जो है त्रासदी का उन्होंने एक आदर्श नायक माना है। विचार तत्व जो है, मतलब त्रासदी में जो विचार तत्व होना चाहिए वो किस प्रकार से, उसके संबंध में क्या बात करते हैं वो कहते हैं कि इसके अंतर्गत बुद्धि तत्व और भाव तत्व दोनों को समावेशित किया गया है। विचार वहां विद्यमान रहता है जहां किसी वस्तु का भाव या अभाव सिद्ध किया जाता है ना। तो अरस्तु के विचार तत्व का अर्थ व्यापक है, इसमें बुद्धि का प्राधान्य मानते हुए भी, मतलब बुद्धि का प्राधान्य मानते हुए भी भाव का उसमें अंतर्भाव माना गया है। उसके दो रूप में, वस्तुगत और आत्मगत। वस्तुगत रूप में लेखक अपने पात्रों के द्वारा उनके विचारों का प्रतिपादन करता है, और आत्मगत रूप में लेखक अपने विचारों का प्रतिफलन होता है, मतलब उसके लेखक के विचारों का प्रतिफलन होता है, मतलब विचार तत्व जरूरी है। पद रचना और पदावली के संबंध में जो त्रासदी का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके संबंध में क्या कहते हैं कि वे त्रासदी के लिए अलंकृत भाषा को आवश्यक मानते हैं। उनका कथन है कि मेरा अभिप्राय ऐसी भाषा से है जिसमें लय, सामंजस्य और गीत का समावेश होता है। यद्यपि उन्होंने गद्य और पद्य दोनों की शक्ति को स्वीकार किया है, पर त्रासदी हेतु वे पद्य अर्थात शब्दों का छंदोबद्ध विन्यास उपयुक्त मानते हैं। और भाषा शैली के संबंध में अरस्तु का कहना है कि त्रासदी का विषय भव्य होता है, तो उसी प्रकार से उसकी भाषा भी अलंकृत और भव्य होनी चाहिए, और इसके लिए कवि में प्रतिभा का होना जरूरी है। गीत और दृश्य विधान भी त्रासदी में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने गीत को भी त्रासदी का महत्वपूर्ण अंग माना है, क्योंकि इसके माध्यम से त्रासदी का विषय और वातावरण अधिक गंभीर, प्रभावशाली और भव्य हो जाता है। दृश्य विधान का तात्पर्य रंगमंची साज सज्जा से ही है उनका, और जिसमें दृश्यों की योजना, साज सज्जा, वेशभूषा आदि हम देख सकते हैं। इसका संबंध कवि की अपेक्षा शिल्पकार से अधिक है। यह नाटक में प्रभाव तो वृद्धि कर सकता है, पर उसका उत्पादक कारण नहीं बन सकता, मतलब ये जरूरी तो है, और इसके प्रभाव में नाटक जब खेला जाता है, नाटक जब प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें वृद्धि करता है। और त्रासदी में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसके विषय में अरस्तु कहते हैं कि जो ट्रेजिक प्लेजर होता है उसका उल्लेख भी त्रासदी सिद्धांत में उन्होंने किया है। उनका मत है कि यह आनंद, मतलब जो ट्रेजिक प्लेजर है, त्रासद आनंद है, यह आनंद क्रिया से उत्पन्न होता है, अतः आनंद क्रिया पर आधारित है। अर्थात यदि क्रिया सद है तो आनंद भी सद होगा। साथ ही उन्होंने शुद्ध आनंद को आकस्मिक आनंद से भिन्न माना है।
मतलब जो अचानक से आनंद की प्राप्ति होती है, उससे दोनों में अंतर होता है। जो शुद्ध आनंद होता है, शुद्ध आनंद वह है जो क्रिया करते हुए तुरंत उपलब्ध होता है, जैसे प्रेम करने से आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा आनंद। और आकस्मिक आनंद के विषय में वो क्या कहते हैं कि जो किसी कष्ट से छुटकारा पाने पर, मतलब कोई कष्ट है वो जब दूर होता है तो जब आनंद की अनुभूति होती है, मतलब उस कष्ट से मुक्ति पा जाए कोई आदमी या मनुष्य, और उस पर जो अनुभूति होती है वह आनंद क्या होता है, आकस्मिक आनंद होता है। और त्रासदी के आनंद के संबंध में अरस्तु क्या कहते हैं कि आनंद की उत्पत्ति न तो एकमात्र त्रास और करुणा नामक भावों के जगाने से होती है, न केवल अनुकरण से, बल्कि जो त्रासक आनंद होता है, मतलब ट्रेजिक जो प्लेजर प्राप्त होता है, वे दोनों को आवश्यक मानते हैं। अर्थात उसमें त्रास और करुण नामक भाव भी होना चाहिए, मतलब वो भी जागृत होने चाहिए, और अनुकरण भी होना चाहिए। अर्थात जब त्रास और करुणा के भावों का सफल अनुकरण होगा तभी आनंद की सृष्टि होगी। तो ये त्रासदी के विषय में अरस्तु ने अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं कि किस प्रकार से एक जो साहित्य में जो एक त्रासदी को प्रस्तुत किया जाता है या जाना चाहिए, उसमें क्या विशेष बातें या प्रमुख बिंदु जो होने चाहिए या महत्वपूर्ण जो है बातें होनी चाहिए, उन सब का विवेचन उन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत किया है।